नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की इस इंपॉर्टेंट सीरीज में हम करने जा रहे हैं तरुण तेजपाल केस के एक्विटल के बारे में। हाल ही में आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तरुण तेजपाल को एक्विट कर दिया है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कोर्ट को देखना पड़ रहा है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अननेसेसरी वुमेन के कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया है या फिर स्टीरियोटाइप्ड बातों को यहाँ पे किया है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि कैसे इस वीडियो में कि कैसे एक टाइमलाइन इस इवेंट की रही और कोर्ट ने किन किन आधार पे, किन किन बेसिस पे एक्विटल को दिया या माना। अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके कोर्सेज हमारे यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप इन कोर्सेज को परचेज करिए। प्रीलिम्स या मेंस किसी भी तरह का आपका जुडिशरी का एग्जाम इन कोर्सेज के थ्रू कवर हो जाएगा। आप स्टडी IQ को इन विभिन्न माध्यमों से स्टडी IQ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @Kapil Live से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि टाइमलाइन क्या थी इवेंट की। पहले समझते हैं हुआ क्या। देखो, तरुण तेजपाल को एक्विट किया 2013 के रेप केस में। मापुसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, सेशंस कोर्ट गोवा में, वहाँ पे ये केस चल रहा था। वहीं की FIR थी, वहीं का ये मैटर था। एक ट्रायल वो फेस कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से। 7 साल पूरे हो चुके हैं। अब क्या ट्रायल था? ट्रायल ये था कि एक एक्यूजिशन था उनके ऊपर, तरुण तेजपाल के ऊपर, कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की गई एक वुमेन को। वो वुमेन उन्हीं की कंपनी में एक जर्नलिस्ट की तरह काम करती थी। ये कहा गया है कि होटल के एलिवेटर में, यानी होटल की लिफ्ट में 2013 की ये घटना है। जब फाइनल चार्जशीट फाइल होती है तो इन सब केसेस में उनको, या इन सब सेक्शंस में उनको एक्यूज किया जाता है। 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब ज़बरदस्ती किसी को रोका, ज़बरदस्ती किसी को लिफ्ट में बंद किया, असॉल्ट किया, क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया, किसी की मॉडेस्टी, ये वुमेन के लिए 354 यूज़ किया जाता है। वुमेन के जब वुमेन के साथ कोई भी ऐसा आउटरेजिंग मॉडेस्टी का केस होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट किया ही किया, साथ साथ असॉल्ट किया और क्रिमिनल फोर्स किया टू डिसरॉब द वुमेन। इंटेंशन क्या थी? वुमेन को डिसरॉब करने की। इसके अलावा डायरेक्टली रेप के सेक्शंस भी यहाँ पे अप्लाई हुए, 376(2)(f), 376(2)(k। दोनों में यही कहा कि अथॉरिटी को मिसयूज करते हुए यहाँ पे रेप कमिट करने की कोशिश या रेप किया गया है। अब कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने ये कह दिया मई के लास्ट वीक में कि ये हर इस गुनाह से बाइज्जत बरी है, एक्विटल है। टाइमलाइन थोड़ा सा समझे, हुआ क्या एग्जैक्टली। टाइमलाइन जाती है 23 नवंबर 2013 की तरफ। 23 नवंबर 2013 को पहली बार फीमेल ने तरुण तेजपाल के अगेंस्ट एक सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट, रेप की कंप्लेंट फाइल करी। अब ये कंप्लेंट 7 नवंबर 2013 को होटल के एलिवेटर में हुए एक इंसिडेंट के बारे में थी। अब इसके अलावा 30 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया, क्राइम ब्रांच ने इनको अरेस्ट किया, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल जो ये ढूंढ रहे थे, ये चाह रहे थे कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए, वो नहीं मिल पाई। इसके अलावा 2014 17 फरवरी को फाइनली चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट काफ़ी लंबी थी, 152 विटनेस को देखा गया, सुना गया, उनसे समझा गया और फिर एक चार्जशीट फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की बेल को बाद में, जब क्योंकि वो जेल में बंद थे नवंबर 2013 से, जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया बेल पे। अब मैटर चलता रहा, ये मैटर 3 साल तक आगे खिंचता रहा। फाइनली 2017 में तेजपाल की प्ली पे, तेजपाल की रिक्वेस्ट पे एक ट्रायल इन कैमरा करने की कोर्ट ने ठानी। कोर्ट ने सोचा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, कोर्ट ने कहा, और हम ये ट्रायल करते हैं। इसके बाद 26 सितंबर 2017 में आता है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने किसी भी तरह के स्टे लगाने से मना कर दिया, क्योंकि तेजपाल कोर्ट जाते हैं और कहते हैं जितने भी चार्जशीट में मेरे अगेंस्ट मैटर्स हैं या जितने भी एक्विजिशंस हैं, इन पे स्टे लगा दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, सेशन कोर्ट को अपना काम करने दो। जब सेशन कोर्ट फाइनली एक वर्डिक्ट दे देगा फिर हम देखेंगे क्या होता है। सेशन कोर्ट ने 2017 में फाइनली 28 सितंबर को हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, इंटरवेंशन के बाद, फ्रेम करने शुरू किए चार्जेस को। ठीक है, तो ये चार्जेस वहाँ से फ्रेम होने शुरू होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 2013 का इवेंट है और 2017 में जाके एक फाइनल कॉल जो है वो कोर्ट लेना स्टार्ट करता है। मार्च 2018 में प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, विक्टिम का एग्जामिनेशन होता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरवीन करता है और एक FIR, काउंटर FIR जो फाइल करी थी तेजपाल ने कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो काउंटर FIR को हटा देता है।
2019 से ट्रायल जो है वो रिकमेंस होता है। मार्च सितंबर 2019 आपने देखा, 2020 मार्च सितंबर 2020 जो है वो पेंडेमिक में निकल जाता है। फिर 28 अक्टूबर को कोर्ट कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, कि इस मैटर को जल्दी जल्दी निपटाओ, क्योंकि अब आपको फास्ट ट्रैक इस पे काम करना है। तो ट्रायल कोर्ट को कहा जाता है कि आपके पास 31 मार्च 2021 तक का टाइम है। जनवरी में गोवा की जो पुलिस है वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है और ये कहती है कि हमारे पास और विटनेस, हम उनको भी देखना चाहते हैं। और फाइनली मार्च 2021 में आर्ग्यूमेंट जो है वो कंक्लूड हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद सेशन कोर्ट ने 27 अप्रैल को जजमेंट रखने की बात की गई थी। 27 अप्रैल को 2021 में जजमेंट नहीं आती, 12 मई की बात की जाती है। 12 मई को कोविड की वजह से कोर्ट काम नहीं करता, 19 मई को साइक्लोन की वजह से कोर्ट काम नहीं करता और फाइनली 21 मई 2021 को कोर्ट ये कहता है कि तेजपाल जो है, तरुण तेजपाल जो है, उन्हें हम एक्विट करते हैं। अब एक्विटल हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को एक्विट करना पड़ा? देखिए, यहाँ पे जो स्पेशल जज बैठी थी इस पूरे मैटर में स्पेशल कोर्ट के थ्रू, वो ये कहती हैं कि मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि मैं इन चार्जेस को किस एविडेंस के बिहाफ पे, किस एविडेंस के चलते इनको मैं फाइनल कंक्लूजन पे लेके आऊँ, या मैं समराइज़ करूँ, या मेरे पास वो एविडेंसेस ही नहीं है जिसके थ्रू मैं ये देख पाऊँ कि जैसा ये विक्टिम कह रही हैं ऐसा हुआ था। अब को जज ने क्लियर बोला कि अपॉन कंसिडरिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, जितने भी ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है, मैं तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी। किसको? यहाँ पे एक्यूज्ड को। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा? क्योंकि मेरे पास कोई कोरोबरेटिव एविडेंसेस नहीं है। कोरोबरेटिव एविडेंस मतलब मेरे पास कुछ फैक्ट्स नहीं है, मेरे पास कुछ प्रॉपर विटनेस के रिकॉर्ड्स नहीं है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ बयान और बयान है, और बयानों से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ एविडेंसेस भी चाहिए, क्योंकि भाई सीसीटीवी फुटेज है वो मिल सकती है, बाकी ऐसे बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है। देखो, कोर्ट, आपको याद होगा जॉली एलएलबी में भी कहा गया था कि जज ये कहते हैं कि मुझे पहले दिन पता होता है कि मुजरिम कौन है, लेकिन सबूतों के बिना मैं उसे मुजरिम नहीं घोषित कर सकता, वो प्रूव नहीं हो सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है जज के साथ कि जज कहते हैं जब मैंने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो वो मिसिंग थी। फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे इंसिडेंट माना गया हुआ था लिफ्ट में, वहाँ की फुटेज नहीं थी, सेकंड और ग्राउंड फ्लोर की फुटेज थी। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लगभग 9 से 20 दिन लगा दिए दूसरी फुटेज लाने में, और जब तक वो दूसरी फुटेज लेने गई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो फुटेज उन्हें नहीं मिली। ऐसा होटल का कहना था कि अब ये फुटेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं आर्टिकल 21 में तरुण तेजपाल को एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का राइट देती हूँ। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आर्टिकल 21 में क्लियरली मेंशन है कि राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। मतलब अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है, किसी को आपको गुनहगार प्रूव करना है, तो उस गुनहगार के पास भी राइट है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर सके। वो जज से कह सके कि जज साहब, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी मुझे सबूतों के साथ ही मुझे आप दोषी पाएं। आप ऐसे ही क्योंकि आपको लगता है किसी ने कह दिया, 10 लोग खड़े हो गए विटनेस के नाम पे, तो सिर्फ इससे मैं दोषी नहीं करार हो जाऊंगा। मेरे को दोषी रखने के लिए आपके पास कुछ सबूत भी होने चाहिए। तो यही कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि पहली चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो गोवा पुलिस का पार्ट थी, क्राइम ब्रांच का पार्ट थी, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। मेरे पास लैक ऑफ एविडेंसेस हैं और लैक ऑफ एविडेंसेस पे मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटरिक्स हैं, जो विक्टिम थी, जो फीमेल हैं, जिन्होंने चार्जेस लगाए हैं, उनकी बातों में भी कोर्ट कहती है, ऐसा जज साहब का कहना है, जज साहिबा का कहना है कि मुझे कॉन्ट्राडिक्शंस मिलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस ये मिलते हैं कि अगर लिफ्ट लेट अस से 2 मिनट का, वहाँ पे कहा गया कि 2 से 3 मिनट में पूरी घटना हो गई थी, क्या उस 2 से 3 मिनट में लिफ्ट कहीं नहीं रुकी? ऐसा कोई लिफ्ट में बटन है कि लिफ्ट अलग अलग फ्लोर्स के बीच में घूमती रही? इस बात में भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की डांट लगाई कि आपने जाके चेक किया कि अगर वो लिफ्ट अंदर से बंद होकर स्टार्ट हो जाए, चलने शुरू हो जाए, ऊपर से नीचे आना जाना शुरू हो जाए, तो क्या वो किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकती? कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म है कि सिर्फ वो ऊपर नीचे बिना डोर ओपन हुए होती रहती है? तो ये सारी चीज़ों पे कोर्ट ने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं प्रोसिक्यूटरिक्स की तरफ से भी, उनकी बातों से भी, और इन्वेस्टिगेशन में तो दिक्कत है ही है। इन्वेस्टिगेशन की बातें तो मुझे प्रूफ नहीं लग रही, इन्वेस्टिगेशन के पास ठीक से प्रूफ्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ तक बात ठीक थी। कोर्ट ने कुछ ऐसा किया, जजमेंट में कुछ ऐसा लिखा गया, 526 पेज की जजमेंट में कुछ ऐसा लिखा गया जो फर्दर
क्वेश्चन अराइज करता है वुमेन की सैंक्टिटी पे, या स्टीरियोटाइप कर देता है इस पूरे के पूरे केस को। स्टीरियोटाइप जब मैं कहता हूँ कि वुमेन को प्राइमरीली गलत मान के, या वुमेन पे ये बात डाल दी जाती है कि आप अबला नहीं हो, ठीक है, पहले प्रूव करो आप अबला हो, तभी हम मानेंगे आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारी बातें स्टीरियोटाइपिंग की हो जाती हैं। यहीं पे कोर्ट का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। जज साहिबा ने कोर्ट में चैट्स, व्हाट्सएप की चैट्स, फोटोज, जो वुमेन की फोटोग्राफ्स थी सोशल मीडिया पे, उनको क्वेश्चन किया और ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की फोटोग्राफ्स आफ्टर इस इंसिडेंट उस फीमेल ने पोस्ट की या फिर अपलोड की अपने प्रोफाइल पे या कहीं पे भी, मुझे ऐसा नहीं लगता वो डिस्टर्ब थी। अगर उनके साथ रेप जैसी कोई घटना हुई होती तो वो डिस्टर्ब्ड होती, मेंटली डिस्टर्ब्ड होती, ट्रॉमेटाइज्ड होती। तो उनकी फोटोग्राफ्स देख के तो मुझे लग नहीं रहा वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब जब उनसे सवालात किए गए, जब जब मैंने प्रोसिक्यूटर से सवालात किए, तो उन्होंने सवालों के जवाब को ठीक से नहीं दिया। जो सवाल उनके लिए कन्वीनियंट नहीं थे वो उन्होंने इवेड कर दिए। तो ऐसा जज साहिबा का मानना था कि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कोर्ट को ठीक से जवाब नहीं दिया या कोऑपरेट नहीं किया, ये कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब जब मैंने उनसे जवाब मांगे तो उन्होंने इवेजिव, बचने वाले आंसर्स दिए। वो कुछ छुपा रही थी हमसे जो हमें पता नहीं था। वो कुछ ऐसा है जो बाहर आ जाएगा और वो हमें बताना नहीं चाहती। और इसके बिहाफ पे मैं फिर से तरुण तेजपाल को बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। यही चीज़ कोर्ट ने लिखा कि हाईली कन्वीनियंट मेमोरी है इस फीमेल की, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं, कि जो चीज़ें इनके काम की होती हैं उसमें तो उनको सब याद है, जो चीज़ें इनके ऑपोजिट जाती हैं, जो चीज़ें इनके केस को वीक करती हैं, उसमें इन्हें कुछ याद नहीं आता। ऐसा जज साहिबा का कहना था। अब इसी बात पे बहुत सारे लोग, बहुत एक्सपर्ट्स अलग अलग जगहों पे बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं। एक आर्टिकल द वायर में पब्लिश हुआ, डॉक्टर NC अस्थाना जी ने इस आर्टिकल को लिखा और बहुत अच्छी बातें इसमें उन्होंने बताई। ये एक्स DGP रह चुके हैं केरला के। इनका ये कहना है कि सॉल मैकलॉड एक एक्सपर्ट थे, वो ये कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स में एबनॉर्मलिटी क्या होती है, कौन पर्सन कब एबनॉर्मल रहेगा या कौन पर्सन नॉर्मल है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। कि वो फीमेल उस इंसिडेंट के बाद नॉर्मल लग रही थी फोटोग्राफ से, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल की डेफिनेशन बहुत ही सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हर इंसान एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा एक्ट और रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी बात को ऑगस्टिन फुंटेस ने बोला है कि ये मिथ है नॉर्मैलिटी का। हर कोई अलग अलग एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरह से अडेप्ट करता है। दूसरी बात, एक चीज़ और अच्छी लिखी है कि हमने जो रेप के नोशंस हैं, जो हमने मूवीज़ को देख के, सोसाइटी को देख के, पेट्रियार्कल माइंडसेट को देख के बनाए हैं, वो यही कहते हैं कि एक फीमेल ऐसे इंस्टेंस होने के बाद बड़ी अबला सा मतलब एक्ट और रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर वो फीमेल अबला नहीं बन के घूम रही है तो इसका मतलब ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ। तो यही चीज़ उन्होंने कोर्ट की क्रिटिसाइज़ की है कि पोस्ट रेप कंडक्ट से विक्टिम के आप ये कैसे बता सकते हैं, आप पोस्ट रेप बिहेवियर से कैसे बता सकते हैं कि रेप हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो कुछ ऐसा वो करे जिससे आपको लगे कि हाँ हुआ था, ठीक है, तो वो बहुत ही ड्रामेटिक हो जाएगा, मेलोड्रामा हो जाएगा। तो यहीं पे वो हिंदी फिल्म्स के बारे में, हिंदी फिल्म से एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि हमारा सोशल कल्चरल सेटअप ही ऐसा है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि नारी तो अबला ही होगी, तभी हम मानेंगे उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसी ही कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की भी आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2004 में पप्पू यूनिस, अलाइस यूनिस की। अब पप्पू अलाइस यूनिस में कोर्ट भी यही कहता है कि अगर विक्टिम एक दिए हुए केस में, अगर उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो प्रोमिशियस है, ठीक है, उसके पहले कुछ सेक्सुअल इंटरेक्शंस रहे होंगे, उसके पहले औरों से रिलेशंस रहे होंगे, औरों से दोस्ती होगी उस फीमेल की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो एक सब्जेक्ट है सेक्सुअल असॉल्ट की। यही चीज़ यहाँ पे जज ने भी देखा कि पहले तो आपके रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, आपके तो और बहुत सारे मित्र हैं, आप तो उनसे बहुत सारी फ्लर्टर्स चैट्स करती हैं, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि यहाँ जो हुआ वो रेप था। वो कंसेंशुअल भी हो सकता है, वो कंसेंशुअल ही होगा शायद। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कोर्ट ने रेस कर दिए इस कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट पहले अलग अलग माध्यमों से बार बार बता चुका है कि वुमेन जो है वो एक वल्नरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। वुमेन की बाकी लाइफ क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, इससे उस प्रेजेंट केस का कोई लेना देना नहीं है। तो आप पास्ट लाइफ से प्रेजेंट केस को कनेक्ट ना करें। यही चीज़ गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अर्लियर सेक्सुअल बिहेवियर क्या रहता है,
इससे आप करंट सिचुएशन को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे ये नहीं होगा कि अगर कोई फीमेल का आपके हिसाब से चरित्र खराब है, ऐसा आप कहते हैं कि पीछे अगर उसके 10-15 ऐसे दोस्त रहे हैं तो इससे उसका चरित्र खराब नहीं हो जाता, और हो भी जाता है तो वो रेप को इनवाइट नहीं कर रही है, वो ऐसे कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट को इनवाइट नहीं कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यही चीज़ यहाँ पे सेशंस कोर्ट की एक भूल रही। यही चीज़ें जहाँ पे कोर्ट जज साहिबा ने कहा कि आपके बहुत सारे मित्र थे, आपकी मैंने चैट्स पढ़ी, ईमेल्स देखा, तो फिर इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि आप में ही कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोर्ट को एक नेगेटिव कॉनोटेशन की तरफ ले जाता है, इस जजमेंट को नेगेटिव ओवरटोन दे देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और प्रूफ करने की कोशिश की गई कि ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसी स्थिति थी। भाई हमने पहले भी विशाखा गाइडलाइंस कोर्ट की देखी हैं कि अगर एक वर्क प्लेस में, जो कि एक वर्क प्लेस नहीं था बट हाँ वो लोग जो एक मीटिंग और एक जो सेमिनार अटेंड कर रहे थे वो वर्क का ही पार्ट था, तो यानी वो फीमेल और तरुण तेजपाल वर्क पर्पस से ही वहाँ विजिट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि एक वर्क प्लेस में जब एक सबॉर्डिनेट और सीनियर का रिलेशन होता है और सीनियर उस सबॉर्डिनेट को जस्ट बिकॉज कि वो सीनियर है कुछ सेक्सुअल एडवांसेस करता है, तो कई बार वो जो सबॉर्डिनेट होती है वो उसको प्रॉपरली रेजिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जॉब स्टेक पे होती है, कुछ और रीजंस होते हैं, या फिर मे बी एक डोसाइल पर्सनालिटी हो सकती है। तो यहीं पे एक जज साहिबा ने एक बात और ऐसी पॉइंट आउट की जो ठीक नहीं लगी, वो ये थी कि अगर उस समय लिफ्ट में, एलिवेटर में उस फीमेल ने तेजपाल को रेजिस्ट किया होता तो उस रेजिस्टेंस में कुछ स्क्रैचेस, इंजरीज उस फीमेल के ऊपर या तेजपाल के ऊपर आए होते। तो ये भी चीज़ प्रूव कर पाना गलत आसान नहीं है, और ये इस चीज़ का कोई तुक नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता कि अगर वो फीमेल रेजिस्ट नहीं कर रही है तो वो फीमेल रेप को इनवाइट कर रही है, उस एक्टिविटी को बोल रही है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस एक्टिविटी से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के चलते हमने अपनी रेप की डेफिनेशन को 2013 में अमेंड किया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में हमने यही चीज़ डाली थी कि अगर कोई कंसेंट, अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट अगर कोई वुमेन कर रही है बाय वर्ड्स, जेस्चर्स और एनी फॉर्मल और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे उसकी विलिंगनेस है पार्टिसिपेट करने की, तो वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन अगर फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिसिपेशन को मना नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि डिनाइल का मतलब ये नहीं है कंसेंट। तो पहली बार कोर्ट ने फिर से इस रेप के पूरे 376 के डेफिनेशन को वाइड किया और बताया कि डिनाइल डज नॉट मीन्स कंसेंट। मतलब एक वुमेन ने अगर इस एक्ट को उस समय डिनाई नहीं किया, ठीक है, या उस समय वो रेजिस्ट नहीं कर पाई, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला ये समझे, दूसरी जो एक्यूज है वो ये समझे कि नहीं ये एक तरह से कंसेंट थी। तो ये चीज़ यहाँ पे फिर से कोर्ट ने छोड़ दी, जो 2013 के बाद कई केसेस में बताया गया है। इसके अलावा एक मैटर और था कि एक्सट्रीम इम्प्लॉजिबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट, जो नैरेटिव यहाँ रखा गया है, यहाँ पे यही चीज़ जज साहिबा कह रही हैं कि मैं मान ही नहीं सकती, एक एक्सट्रीम इम्प्लॉजिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। मतलब एक फीमेल जो एक योगा ट्रेनर है, फिजिकली फिट है और अलर्ट है, इंटेलिजेंट है, लॉस को जानती है, वो इतने दिनों बाद कंप्लेंट करने आएगी या फिर उस समय कोई एक्शन नहीं लेगी, उस समय रेजिस्टेंस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखो, एक्सट्रीम इम्प्लॉजिबिलिटी का जो नैरेटिव है वो भी गलत प्रूव हो जाता है। मैं जैसा बताया उस समय कुछ एक अलग मेंटल कंडीशन हो सकती है उस फीमेल की, जिसमें वो चीज़ों को समझ नहीं पाई, या इतना कम समय था कि उसको क्लैरिटी हुई नहीं क्या हुआ क्या नहीं हो। देखो वो जो भी मैटर था वो अब आगे कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें हम लोग टिप्पणी नहीं दे सकते। हम सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो खुद जजमेंट कहती हैं, हम उन्हीं बातों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ एक नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीम इम्प्लॉजिबिलिटी जो है, इसको भी द हिंदू ने भी लिखा है कि ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ऐसी बातें लिख के कि हाँ ये जो हुआ एक्ट ये जस्टिफाइबल है। एक और इशू आता है इसके बाद, वो ये है कि यहाँ पे कोर्ट ने इनफैक्ट जब जजमेंट लिखा तो सर्वाइवर के नाम को भी साथ में पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बाय नेमिंग सर्वाइवर जज वायलेटेड द लॉ। इस बात पे गोवा बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने जज को उसने कोर्ट को डायरेक्ट भी किया है कि जब आप इस जजमेंट को अपलोड करेंगे तो इसमें से नाम जो है वो हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये भी समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द लॉ है,
क्योंकि ऑलरेडी अगर आप सेक्शन 228A देखेंगे आईपीसी का, तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि आइडेंटिटी जो है एक विक्टिम की वो कुछ केसेस में डिस्क्लोज की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि किन किन केसेस में नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। अगर आप भूपेंद्र शर्मा केस देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बहुत क्लियर डिस्टिंक्टिवली कह चुका है कि रेप सर्वाइवर की या फिर रेप विक्टिम की आइडेंटिटी कभी भी कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हो या मीडिया हो। इस चीज़ को हिडन और छुपा के रखा जाएगा, इसको एकदम कंसील्ड मैनर में डील किया जाएगा। एक सेटल्ड पोजीशन है, ना जज ना कोई और विक्टिम का नाम पब्लिश करेगा। तो यहाँ पे भी एक और आप लॉ एरर देखेंगे जुडिशरी की साइड पे या फिर सेशंस कोर्ट की साइड पे। इसके अलावा देखिए केस में आगे क्या होगा ये हाई कोर्ट बताएगा। अब ये केस जो है चैलेंज किया जा चुका है, एक्विटल जो है तरुण तेजपाल का उसको गोवा गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है। अब ये केस जाएगा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट इसे कितने टाइम में फाइनली इस केस को सुनती है, कितने टाइम में डिसीजन देती है। ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं, अब कितना समय और लगेगा, हम मान के चलते हैं 3-4 साल शायद और लग जाए, मैं भी शायद 5-6 महीने में केस रिजॉल्व हो जाए। तो जो भी है, अब टाइम ऑलरेडी इतना लग चुका और आगे और लगेगा। तो इसके लिए एक फिट केस इस बात का भी बनता है कि जस्टिस जो है यहाँ पे डिले हो रही है। तो जैसा कि हम मैक्सिम जानते हैं कि जस्टिस अगर डिले होती है तो उसे डिनाइल ऑफ जस्टिस भी माना जाता है। तो इस केस को और कुछ सालों में वही मान लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आगे फर्दर ये केस जल्दी से आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा, या फिर इस केस का जो रिजोल्यूशन आएगा वो प्रो विक्टिम आएगा या अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स आएगा। कुछ भी एक हो सकता है। तो जुड़े रहिए हमसे, इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे जुडिशरी के प्रोग्राम्स को जरूर परचेज कीजिए। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।